मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां से पढ़ाई की है उस यूनिवर्सिटी के लोग क्या सोचते हैं, वहां के छात्र, वहां के प्रोफेसर्स, वहां के वीसी और यहां तक कि वो लोग जिन्होंने उनके साथ किसी न किसी स्थिति में काम किया है। मैं इस समय हूं उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में। विक्रम यूनिवर्सिटी का इतिहास दशकों पुराना है। पिछली सदी से लेकर अभी तक इसने कई ऐसे छात्र दिए हैं, लेकिन शायद ये पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री दिया है मध्य प्रदेश का। वीसी साहब हमारे साथ हैं, अखिलेश पांडे जी। कितना महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी बात हो जाती है ये किसी भी यूनिवर्सिटी शहर के लिए। आज खास तौर से विक्रम विश्वविद्यालय के लिए तो एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब उसका एक एलुमनाई इस ऊंचाई तक पहुंचा है। मैं पूरे परिवार की तरफ से सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूं। मेरा उनका जो इंटरेक्शन शुरू हुआ वो 3 साल पहले जब मैंने यहाँ पे कुलपति पद का दायित्व संभाला। मैं उनसे कई बार मिलने गया। मैं 2-3 चीज़ें उनके बारे में कहना चाहूँगा। एक बात तो ऐसी है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, सबसे पहले वो इतने प्रभावी तरीके से उन्होंने नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की। पूरे देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति यहीं लागू हुई और आज तीसरा बैच चल रहा है और बहुत सारी उसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी हुआ और सारी चीज़ों में वो लगातार विश्वविद्यालय कुलपतियों के साथ वो खड़े रहे। अभी उनके ही प्रयास से विक्रम विश्वविद्यालय एक पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने कृषि अध्ययनशाला, उन्होंने इस क्षेत्र में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है और मध्य प्रदेश सरकार ने 3 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीता। उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए हर विश्वविद्यालय में कृषि पाठ्यक्रम शुरू करने की उन्होंने जिद किया और उनके ही जिद से और उनके ही सहयोग से आज विक्रम विश्वविद्यालय में 900 से ज़्यादा विद्यार्थी कृषि का अध्ययन कर रहे हैं। कृषि ही नहीं बल्कि कई ऐसे रोजगार परक कोर्सेज वो विश्वविद्यालय में शुरू कराया। बतौर मुख्यमंत्री उनसे क्या चाहते हैं इस बार? आज उनको ये अवसर मिला है मुख्यमंत्री का, तो मैं तो अभी उनसे लगातार जो हम लोग की चर्चा होती है, शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश का ऐसा हो कि पूरे विश्व में मध्य प्रदेश के बच्चे जाएं। शिक्षा के स्तर के लिए विश्वविद्यालयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि वो सारे कुलपतियों से बात करें और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में मदद। 80 के दशक से अगर कोई साथ रहा है तो आप रहे हैं। बतौर छात्र, दोस्त, मित्र, परिवार, क्या बदला है और कोई ऐसी बात जो यादगार रहे? सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और मेरा उनका साथ वर्ष 1982 से रहा है। विद्यार्थी परिषद में हमने साथ में काम किया है और सर्वप्रथम वो माधव विज्ञान महाविद्यालय में अध्यक्ष के पद पर रहे। उनके बाद मुझे भी माधव विज्ञान महाविद्यालय में अध्यक्ष के पद पर कार्य करने का अवसर रहा है। उनके साथ बहुत ही लड़ाई हुई कि नहीं? उस समय जो है साइंस कॉलेज में जब हम थे तो साइंस कॉलेज के सामने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता है, तो साइंस कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के मध्य हमेशा विवाद होता रहता था। तो एक दोनों के बीच एक गेट है, वो गेट हमेशा दोनों अथॉरिटीज़ जो प्रिंसिपल होते थे वो बंद रखते थे, पर मोहन जी ने उस गेट को खुलवाने में भी पूरी मदद की और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो लड़ाई में हमेशा आगे रहता था उसको भी पीछे किया। मारपीट की थी? मारपीट तो स्टूडेंट लाइफ में चलती रहती है और उनका सदैव ही प्रयास रहता था सभी को साथ में जोड़कर चलते थे। टूट के आते थे, तोड़ के आते थे? तोड़ के भी आते थे, टूट के भी आते थे। ज्यादा क्या होता था? तोड़ के ही आते थे। तो जब ये होता था घर पे डांट पीटती थी कि गुस्सा होता था, क्या होता था उसका? क्या छात्र की बात बताइए। छात्र जीवन में हम जब विवाद आए दिन होते ही रहते हैं, तो अगर किसी प्रकार का विवाद होता तो हम घर तक वो बात कैसे नहीं पहुँचे इस पर पूरा फोकस रहता था। और हमारे समय जो प्रिंसिपल एस.एल. छजलानी साहब थे माधव विज्ञान महाविद्यालय के, वो हमेशा ही हमें सपोर्ट करते थे और हम उनकी बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करते थे। प्रिंसिपल का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, सभी का पूरा रिस्पेक्ट रखते थे। कोई ऐसी बात जो आपको यादगार रहे, उनकी कोई प्रवृत्ति? उनकी प्रवृत्ति ये रही कि पहले आवेदन, फिर निवेदन और न माने तो फिर धनाधन। बड़ी सीरियस बात कह रहे हैं भावी मुख्यमंत्री के लिए। आप क्या कहेंगे इस समय? सबसे ज्यादा आपके दिल में क्या चल रहा है और कौन सी ऐसी बात जो आपको लगता है सबसे बड़ा योगदान रहा इस इलाके के लिए बतौर मंत्री और बतौर छात्र? विक्रम विश्वविद्यालय नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे मालवा के लिए आज हर्ष का एक अवसर उपस्थित हुआ है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के आंगन के एक रत्न ने आज संपूर्ण भारत में
एक विशिष्ट मकाम हासिल किया है, ये निश्चित तौर पर गौरव की बात है। लगभग 80 के दशक से उनके साथ लंबा संपर्क रहा है, कई संवाद रहे हैं उनके साथ में। और जो अभी संजय नाहर जी कह रहे थे, हम लोग उस समय में जब पढ़ रहे थे साइंस कॉलेज में, तो उन्होंने अपना जो जुझारूपन है उसी समय से प्रकट करना प्रारंभ कर दिया था। उनकी विशेषता है कि वे जिस भी इशू को लेकर के काम करते हैं उसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाते तब तक वो पीछे नहीं हटते हैं, और ये निरंतरता उनकी आज भी बनी हुई है। जिद है कि निरंतर? निरंतरता है, अपने जो भी उद्देश्य हैं उनके प्रति उनकी निष्ठा है। फिर मैंने ये देखा कि उन्होंने बीएससी के बाद में और लगातार वो छात्र राजनीति से जुड़े रहे, अलग अलग संगठनों के साथ में उनकी संबद्धता रही। उन्होंने फिर से अपने आप को एमए पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने किया, और उसके बाद जब रिसर्च का मसला आया तो उन्होंने बहुत ही स्तरीय विषय पर पीएचडी शोध प्राप्त किया। फिर इस विश्वविद्यालय के साथ उनके बहुत सारे रूप में संबद्धता रही है, वे कार्य परिषद के सदस्य रहे हैं। उस दौरान भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए वे निरंतर जुड़े रहे। इसी इलाके के लिए, उज्जैन के लिए कौन सी ऐसी 2 बात जो अद्भुत काम किया हो? ये जो एक नया स्वरूप हमें उज्जैन का दिखाई दे रहा है, इसमें मोहन यादव जी का ही योगदान है। उन्हें विकास पुरुष इसीलिए कहते हैं। वो चाहे मां मृत्युंजय द्वार हो यहाँ से लेकर के और महाकाल और आसपास का जो इलाका है उसके विकास की योजनाएं हों, विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों का निर्माण हो, वे लगातार सोचते रहते हैं और लगातार कोई ऐसी बातचीत जो आपको हमेशा याद रहे? मैंने ये पाया है कि वो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, और ये जो याददाश्त है वो दोनों स्तर पर है, वो वैयक्तिक संदर्भ में भी है और सामुदायिक संदर्भ में भी है। मैंने ये देखा कि कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जैसे उज्जैन का जो संदर्भ आता है तो विक्रमादित्य नवरत्नों के बारे में बात होती है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इशू हमारे बीच में उपस्थित किए हैं जो प्रायः या तो ग्रंथों में रह जाते या उन लोगों के बीच में रह जाते जो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन उन्होंने उन विषयों को न केवल ग्रहण किया, उन्होंने लोगों के बीच पहुंचाया। आज विक्रम संवत की जो प्रतिष्ठा संपूर्ण दुनिया में दिखाई दे रही है, विक्रमादित्य और नवरत्नों की जो चर्चा बड़े पैमाने पे हो रही है, इसका बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर मोहन यादव जी को जाता है। देखिए, आप क्या साथ में काम किया है, बहुत सारी ऐसे शोध हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी है, आप खुद ही बताइए। प्राचीन काल से ही उज्जैन कालगणना का केंद्र रहा है। इसको लेकर मोहन जी की बड़ी उत्सुकता थी कि यह 1888 में जो ग्रीनविच रोल डेवलप हुआ और भारत की कालगणना ग्रीनविच ने डेवलप कर ली, और जो आज की घड़ी हम जो देखते हैं वो रात को 12 बजे बदल जाती है। तो ये मोहन जी को बड़ी इच्छा थी कि यह वापस से पुनर्स्थापित हो और उज्जैन से ही हो, क्योंकि कालों के काल महाकाल उज्जैन में है। तो जब विकास प्राधिकरण के आप माननीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब मैं स्वयं उनके साथ में, हम दोनों ने उज्जैन से लेकर श्रृंगेरी पीठ तक की 4 व्हीलर से यात्रा की। तो हमने रास्ते भर कालगणना के केंद्रों को देखे, और श्रृंगेरी पीठ में हरिहर बुक्का के द्वारा जो एक मंदिर बनाया गया है विद्याशंकर टेम्पल, वहाँ पर 12 राशियों पर 12 पिलर और मंदिर बना है। तो सूर्य की पहली किरण अगर तुला राशि में जा रही है तो सूर्य की पहली किरण तुला राशि के पिलर पर देती है, तो उसकी पूरी सीढ़ी बनाकर लाए। वहाँ कालगणना केंद्र पर सर्च किया पूरा किस प्रकार से ये केंद्र बनाया गया है। आज से 1300 वर्ष पहले हिंदू साम्राज्य के संस्थापक हुआ करते थे हरिहर बुक्का, जो कि कर्नाटक चिकमंगलुरु से 100 किलोमीटर ऊपर पर है। श्रृंगेरी पीठ जो शारदा पीठ है, जो कि भारत का पहला पीठ है, वहाँ पर हम लोग जाकर पूरी यात्रा करके लेकर आए। फिर वर्ष की बात है, फिर क्या हुआ, उसके फायदा क्या हुआ, क्या किया उसके बाद? उसको लेकर जब कालगणना का कार्यक्रम चल ही रहा था, क्योंकि हमारे पद्मश्री डॉक्टर विष्णु सर वाकणकर साहब ने खगोलीय घटनाक्रमों को लेकर उज्जैन में पुनर्स्थापना की, जो जैसे कि आज उज्जैन के जीपीएस हम यंत्र के माध्यम से देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर में अंतर है। यहाँ का 23:11 आ रहा है, जबकि सूर्य की किरणें 23:30 तक जाना चाहिए। तो 21 जून को जब सूर्य पलटता है तो 23:26 से पलट जाता है। तो डॉक्टर वाकणकर ने इसकी खोज की, और मोहन जी फिर उसको स्थापित करने में 1732 में सवाई जयसिंह ने भारत में 5 जंतर मंतर बनाए। उज्जैन का प्रमुख जंतर मंतर था, दिल्ली का जंतर मंतर था, बनारस का जंतर मंतर था, मथुरा का जंतर मंतर था और जयपुर का जंतर मंतर था। तो उज्जैन का जंतर मंतर आज भी कार्यशील है, किंतु अक्षांश और देशांतर में अंतर होने के कारण डॉक्टर वाकणकर के द्वारा वीरान जंगल में डोंगला नामक एक गाँव खोजा। मोहन जी ने, हम लोग साथ में काम करते, शोध करते करते 1732 के बाद भारत की पहली एक ऑब्जर्वेटरी डॉक्टर मोहन यादव जी ने डोंगला में बनाई, और आज वहाँ पर शंकु यंत्र है, भित्ति यंत्र है, भास्कर यंत्र है और नाड़ी वाले यंत्र और सम्राट यंत्र है। ये सारे यंत्र कालगणना पर काम कर रहे हैं। आज वहाँ की कालगणना हर क्षण की आपको बताएगी कि भारत में कालगणना प्राचीन काल से हुआ करती थी। विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक वराहमिहिर जो थे, उज्जैन में करका राजेश्वर पर अपनी कार्यशाला लगाते थे। उसके पूर्व
जब सांदीपनि उज्जैन में आश्रम में आए यहाँ पर अध्यायन के लिए, तो भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए। तो भगवान थे, उनको यह सब जानकारी प्राप्त हो गई थी कि यहाँ पर 64 कलाओं के बावजूद भी कालगणना का भी अपना कोई रहा है। तो उन्होंने कृष्ण को स्वयं भेजा और कालगणना के लिए स्थान खोजा। तो नारायणा करके गांव है, आज भी कृष्ण के द्वारा नारायणा में जो शंकु यंत्र बनाए गए हैं, लकड़ी के यंत्र, और सुदामा उनके मित्र दोनों गए थे, तो 2 यंत्र आज भी वहाँ रखे। मोहन जी ने उनको सुरक्षित करवाया है। भारत में एकमात्र मंदिर है जो कृष्ण और सुदामा का मंदिर है। दोनों की पराठाकालीन प्रतिमा, 1000 वर्ष पुराना कुंड बना हुआ है, उसमें अनेक परमारकालीन प्रतिमाएं वहां पर लगी हुई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था कि कालगणना को लेकर मोहन जी उस पर निरंतर कार्य करते रहे। और विक्रमादित्य को लेकर, जैसा सर ने अभी आपको उल्लेखित किया है, विक्रमादित्य को यह था कि अंग्रेजों के आक्रमण के बाद उसको विलुप्त कर दिया गया था भारत से। क्या देश के संविधान में, भारत का संविधान में जब हमारा राष्ट्रीय संवत बनाया गया, तो शक संवत बनाया गया, तो मोहन जी को भी बहुत चीज उद्वेलित कर रही थी कि हमारा जो संवत है, विक्रम संवत है, इसको राष्ट्रीय संवत ही बनाना चाहिए। तो बात है, और ये इस बार होगा कि नहीं उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद? क्योंकि निरंतर जब मोहन जी इस विषय को लेकर शोध कार्य कर रहे थे हम लोगों के साथ, निरंतर उन्होंने भारत सरकार को पत्र व्यवहार किया। यहाँ पर उन्होंने विक्रमादित्य शोध पीठ की स्थापना करवाई। सन 2009 में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग से विक्रमादित्य शोध पीठ की स्थापना हुई। माननीय विद्वान लोगों को निदेशक बनवाया, डॉक्टर राजपुरोहित को, डॉक्टर श्रीराम तिवारी जिसका भी वर्तमान में निदेशक है। और ये एक ऐसा घटनाक्रम चल रहा है, एक आंदोलन और एक सत्ता में बैठकर काम करना, अपना हस्ताक्षर करके। बहुत सारे विद्वान हैं साथ में। आप ये बताइए कि किस तरह से पूरी कालखंड की रचना तो है ही, तो वहीं दूसरी ओर इस बार क्या चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से हमें यही उम्मीद है कि जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, उस विश्वविद्यालय का, उस प्रदेश का पूरा विश्व में पूरा नाम रोशन हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसी सांदीपनि आश्रम में आकर के विद्यार्जन किया था, और इसी विश्वविद्यालय में, और वही वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, वही वसुदेव, वही यादव कुल में है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का खूब विकास हो, प्रदेश का विकास हो, और पूरे भारत में। और हमारी उज्जैन जो नगरी है, ये सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है। मोहन जी द्वारा ऐसे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किए गए हैं, शिप्रा गंगा यात्रा, शिप्रा जी की चुनरी, और नया जो उत्सव मनाते हैं, जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाते रहे, उसको रोकते हुए उन्होंने नया जो उत्सव शुरू किया है, जो पूरे विश्व में आज जो गुड़ी पड़वा का जो हम मनाते हैं, ये उन्हीं की परिकल्पना थी। और उसके ही अनुरूप पूरा ये सांस्कृतिक जो नगरी है। पर्यटन विभाग की बात जहाँ तक करूँ मैं, मोहन जी के कार्यकाल में पर्यटन विभाग में आज मध्य प्रदेश की पहचान पूरे विश्व में है। आप देखिए सांदीपनि आश्रम कह रहे हैं, इसको बड़े संक्षेप में अगर कहें तो एमपी अजब है, एमपी गजब है। और कुछ यही हुआ है राजनीति में, अजब और गजब के साथ एक नई रचना हुई है, जिसका अभी पूरी तरह से क्या उसका संदर्भ होगा और क्या उसका परिकल्पना है, क्या उसे सत्य में आधारित, कैसे उसको सत्य पर आधारित करके जीता जाएगा, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उज्जैन, एबीपी न्यूज़।